एवरीवन, नोट्स कार्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सोशल फार्मेसी के बारे में, जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के फर्स्ट ईयर का एक पार्ट है। पहले जो ये सिलेबस था वो हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी नाम से था। अभी उसको नए एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अकॉर्डिंग इसे सोशल फार्मेसी नेम से रिप्लेस कर दिया गया है। तो आइए आज हम डिस्कशन करते हैं इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसे आज हम कंप्लीट इसमें डिस्कशन, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 कवर कर लिया है। इसके अलावा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 भी हमने कवर कर लिया है। इसके बाद हम आगे फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और सेकेंड ईयर के भी चैप्टर्स को कवर करेंगे, जिसका नोटिफिकेशन आपको हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और हमारे यूट्यूब चैनल नोट्स कार्ड पे आप लोगों को मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं हमने अपनी वेबसाइट notescard.com पे उसको अपलोड कर दिया है। आप वहां से जाकर डायरेक्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसका हम चैप्टर नंबर 1 होगा। तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल फार्मेसी में हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे सिलेबस का। आखिरकार हमें सिलेबस में पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले बात करें डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन एंड इट्स स्कोप इन इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ द हेल्थ, WHO डेफिनेशन, वेरियस डायमेंशंस, डिटर्मिनेंट्स एंड हेल्थ इंडिकेटर्स, इन सब के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसीज क्या है, इंडियन परस्पेक्टिव, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, नेशनल हेल्थ मिशन और इंट्रोडक्शन टू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड FIP डेवलपमेंट गोल्स। तो आप सभी लोगों को आइडिया लग गया होगा कि हमें सिलेबस के अंतर्गत क्या पढ़ना है। बहुत बार तो ऐसा होता है कॉलेज में सिलेबस ही खत्म हो जाता है, लेकिन कभी कभी पता ही नहीं लगता है कि हमें बेसिकली पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस कर लिया कि सिलेबस के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है। अब यही चीज़ हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 में, और आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को समझने के लिए आप कोशिश कीजिए कि पूरी वीडियो को देखिए, जिससे आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। और अगर ये लेक्चर समझ में आ गया तो जो आगे का कंसेप्ट है वो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी डिनोट्स द टर्म हेल्थ एजुकेशन फार्मेसी। इट इज द कंप्लीट स्टडी ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बींग्स। सोशल फार्मेसी बेसिकली क्या है, हेल्थ एजुकेशन फार्मेसी। सोशल फार्मेसी को हम क्या बोलते हैं, हेल्थ एजुकेशन फार्मेसी भी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ के बारे में। फिजिकली आप कितना हेल्दी हैं, मेंटली आप कितना हेल्दी हैं और सोशली आप कितना हेल्दी हैं, इन सारी चीज़ों को हम किसके किसके अंतर्गत डिस्कस करते हैं, तो सोशल फार्मेसी के अंतर्गत हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बात करें, सोशल फार्मेसी में बी डिफाइंड एज द डिसिप्लिन डीलिंग विद द रोल ऑफ द मेडिसिन फ्रॉम द सोशल, साइंटिफिक एंड द ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। सोशल फार्मेसी के अंतर्गत हम ड्रग का यूज देखते हैं, यानी कोई भी मेडिकेशन है उसका यूज कैसे करेंगे और वो हमारे सोशल लाइफ पे, यानी हमारे ह्यूमनिटिक लाइफ पे वो कैसे काम करेगी, इन सारी चीज़ों के बारे में देखना हम किस में स्टडी करते हैं, तो सोशल फार्मेसी में ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, सोशल फार्मेसी कंसिस्ट ऑफ ऑल द सोशल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द मेडिसिन यूज, सच एज द मेडिसिन एंड द हेल्थ रिलेटेड बिलीव्स, एटीट्यूड, रूल्स, रिलेशनशिप एंड प्रोसेस। तो सोशल फार्मेसी के अंतर्गत हम सोशल फैक्टर्स भी देखते हैं। कौन कौन से वो सोशल फैक्टर है जो हमारे हेल्थ को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, और कौन कौन से हमारे हेल्थ को कम करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे सोशल फार्मेसी के अंतर्गत, और उसमें क्या क्या रूल्स हैं, और एक सोशल यानी कि एक हेल्थ से दूसरे हेल्थ के बीच में रिलेशनशिप क्या है और प्रोसेसेस क्या है, ये सारी चीजें हम किस में देखेंगे, सोशल फार्मेसी के आज के इस डिस्कशन में देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया डिफिनेशन में, डिफिनेशन ऑफ सोशल फार्मेसी। आप लोग याद रखिएगा, सोशल फार्मेसी बेसिकली क्या है, हेल्थ एजुकेशन फार्मेसी है, जिसके अंतर्गत हम फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग को देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें हम अगला, स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी इन द इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ। तो आप देखेंगे सिलेबस में, तो स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी इन इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ, यानी किसी भी पब्लिक, यानी पब्लिक हेल्थ में सोशल फार्मेसी का क्या एडवांटेज है उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट होता है हेल्थ फाइनेंसिंग। फार्मासिस्ट इंश्योर द प्रोविजन ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर थ्रू रेशनल यूज ऑफ द मेडिसिन प्रोडक्ट एंड द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हेल्थ फाइनेंसिंग में फार्मेसी का क्या हेल्प होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के हेल्थ को मेंटेन करना है, अब उसको मेंटेन करना है तो प्रॉपर मेडिकेशन देनी होगी,
प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए और प्रॉपर डोज होना चाहिए। याद रखिएगा, प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर डोज और प्रॉपर मेडिकेशन होनी चाहिए। ये सारी चीजें अगर निश्चित हैं तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उसको रिलीफ जल्दी मिल जाएगा। तो जो ये हमारा जो फार्मासिस्ट होते हैं, यानी कि जो हम फार्मासिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, वो सोशल फार्मेसी के अंतर्गत हम मेडिकेशंस के बारे में स्टडी करते हैं, उसके डोज को निर्धारण करते हैं, उसके बाद हम पेशेंट को देते हैं, जिससे पेशेंट क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का काम क्या होता है, हेल्थ फाइनेंसिंग में आता है। यानी कि फाइनली हम उसको हेल्थ को क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं। नेक्स्ट, फार्मासिस्ट एक्सपर्टाइज इन द रिड्यूसिंग एंड प्रिवेंट द medication related problem and in the providing the cheaper alternative or suggesting the medication that are covered by the insurance। और इसके अलावा फार्मासिस्ट का क्या क्या होता है, फार्मासिस्ट जो होता है वो एक्सपर्ट होता है मेडिकेशन में। जो फार्मासिस्ट होते हैं वो मेडिकेशन में एक्सपर्ट होते हैं और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप उसको क्या डायरेक्ट पेशेंट को बता सकते हैं। कि अब जैसे मान लीजिए मार्केट में जेनरिक और पेटेंट दो दवाएं आ रही हैं, तो पेटेंट क्या होती है, ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती हैं, और जो जेनरिक दवाएं हैं थोड़ा कॉस्ट कम होता है उनका। तो आप इजीली बता सकते हैं पेशेंट को, आप बता सकते हैं किसी भी पेटेंट, अगर मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि पेटेंट दवा ले अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, अब उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो उसको उसका ट्रीटमेंट करना तो जरूरी है। अगर उसका ट्रीटमेंट करना हमें जरूरी है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जेनरिक दवाएं प्रोवाइड करा सकते हैं। तो उसे आपको कन्विंस करना है, ये काम फार्मासिस्ट का है। अगर आप उसको कन्विंस करा लेते हैं और मेडिकेशन दे देते हैं, वो ठीक हो जाएगा, यानी कि फाइनली आप हेल्थ फाइनेंसिंग में उसका हेल्प किए। तो ये हो गया हेल्थ फाइनेंसिंग, ठीक है, ये हो गया हेल्थ फाइनेंसिंग। नेक्स्ट, मेडिकल प्रोडक्ट वैक्सीन्स एंड टेक्नोलॉजीज with an increasing wide range of new and analogs medical product vaccine and technologies, the complexity of pharmacy practice continues to broaden। अगर आज के समय में देखा जाए, जैसे वैक्सीनेशन का और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो फार्मासिस्ट की डिमांड भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और जो इसका एरिया है, यानी कि जो फार्मेसी का एरिया वो क्या होता जा रहा है, ब्रॉड होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा ही विस्तृत होता जा रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से फार्मासिस्ट की जरूरत होगी। अभी आप देख लीजिए कोविड 19 में वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, और वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेट कौन क्यों किए हैं, तो सभी जो स्टाफ नर्स वगैरह हैं, फार्मासिस्ट हैं, सभी लोगों का, डॉक्टर्स हैं, सभी लोगों का क्या रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है कोविड-19 वैक्सीनेशन में, और उसके अलावा अदर जो भी कोविड के प्रति था। ठीक इसी प्रकार से जो फार्मासिस्ट होते हैं वो मेडिकल प्रोडक्ट को बनाने में, वैक्सीनेशन में, और जो टेक्नोलॉजीज हैं उसमें हेल्प करते हैं, ठीक। नेक्स्ट, फार्मासिस्ट देयरफॉर आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द एफिशिएंसी, इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द मेडिकल प्रोडक्ट, डिवाइसेज एंड वैक्सीन टू सेफगार्ड एज द पेशेंट हेल्थ। और फार्मासिस्ट इसके अलावा क्या क्या चेक कर सकते हैं, ये भी चेक करते हैं कि वैक्सीन जो है वो कब तक रहेगी, यानी कब तक उसकी एक्सपायरी डेट है और कब तक वो वर्क करेगी। इसके अलावा उसके पेशेंट के लिए वो सेफ है या अनसेफ है, कितना डोज लगना चाहिए, कितना डोज नहीं लगना चाहिए, ये सारी चीज़ें कौन निर्धारण करता है, तो ये सारी चीज़ें फार्मासिस्ट निर्धारण करता है, ठीक है। तो ये हो गया स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी का, इंप्रूविंग द पब्लिक हेल्थ। तो दो चीज़ें हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हेल्थ वर्कफोर्स। हेल्थ वर्कफोर्स में क्या है, वेल परफॉर्मिंग द फार्मासिस्ट आर रिस्पॉन्सिव टू पेशेंट नीड्स एंड द प्रेफरेंस। और किसी भी पेशेंट की नीड को पूरा करना है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फार्मासिस्ट है। फार्मासिस्ट को इसीलिए बनाया गया है कि वो डायरेक्ट पेशेंट के साथ जुड़ा रहे, यानी कि हम देखा जाए तो सभी डॉक्टर अगर पेशेंट के साथ जुड़े रहेंगे तो इलाज करना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए फार्मासिस्ट को निर्धारित किया गया कि फार्मासिस्ट डायरेक्ट जुड़ा रहेगा पेशेंट के साथ और डॉक्टर जुड़ा रहेगा फार्मासिस्ट के साथ। तो जो कम्युनिकेशन बीच में बना रहेगा वो बहुत अच्छे से चलेगा और उससे पेशेंट भी जल्दी रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन फैक्ट इन्वॉल्विंग द पेशेंट इन द हेल्थ केयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हैज शोन ग्रेटर सेटिस्फेक्शन एंड रिड्यूस द कंप्लेंट टू द अफोर्ड सर्विसेज। और हेल्थ वर्कशॉप में अगर देखा जाए तो फार्मासिस्ट का काम क्या होता है कि जो भी पेशेंट है उसको सेटिस्फाई करना। अभी मैंने आप लोगों को बताया जेनरिक और पेटेंट दवाएं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो पेटेंट दवा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है और नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या कीजिए, जेनरिक मेडिसिन दे दीजिए। अब उसको जेनरिक मेडिसिन दे रहे हैं तो उसको सेटिस्फेक्शन देना बहुत जरूरी है। आप लोगों को पता है सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी होता है, होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो मेडिसिन अगर उसके पास सेटिस्फेक्शन ही नहीं है कि इस मेडिसिन से ठीक होंगे तो हो सकता है शायद आप पेटेंट मेडिसिन भी दे दें तो भी उसको वर्क ना करे, ठीक है। क्योंकि ये होता है जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं ये सारी चीज़ें उस पर बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव होती हैं। इसलिए आपको कन्विंस कराना होगा पेशेंट को कि जो भी आप जेनरिक दवा दे रहे हैं
वो इफेक्टिव होगी। जितनी दवा इफेक्टिव पेटेंट करेगी उतनी ज़्यादा ये जेनरिक दवा भी इफेक्टिव करेगी। जेनरिक दवा बनाने का मेन रीज़न क्या है कि उसकी कॉस्ट को कम कर दिया जाए, जिससे जो भी नीडी पर्सन है, जो भी रूरल एरिया के पर्सन है, उसको इजीली मिल जाए। ठीक है, ये हो गया हेल्थ वर्कफोर्स में। नेक्स्ट आता है हेल्थ इंफॉर्मेशन। एज वन ऑफ द मोस्ट एसेसिबल हेल्थ केयर प्रोफेशनल, फार्मासिस्ट आर इन्वॉल्व इन द हेल्थ स्क्रीनिंग एंड सर्वेलियंस प्रोग्राम, चेकिंग इम्यूनाइजेशन स्टेटस एंड डिटेक्टिंग द पोटेंशियल पब्लिक हेल्थ हेजार्ड्स। अगर हेल्थ इंफॉर्मेशन के बारे में देखें तो फार्मासिस्ट का क्या होता है, रेगुलरली हेल्थ इंफॉर्मेशन देते रहते हैं पेशेंट को, क्योंकि डायरेक्ट फार्मासिस्ट ही जुड़े होते हैं पेशेंट के साथ। और पेशेंट के साथ डायरेक्ट फार्मासिस्ट जुड़े हैं तो जो भी हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन है वो क्या करेंगे, पेशेंट को देते रहेंगे। जो भी नए हेल्थ प्रोग्राम्स आ रहे हैं उसके बारे में देना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना फार्मासिस्ट का काम होता है। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन स्टेटस, यानी कि किसी भी स्टेट में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कितना इम्यूनाइजेशन हुआ है, कितना इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है, इस सारी चीज़ों का लेखा जोखा कौन रखता है, फार्मासिस्ट रखता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हेजार्डस है, यानी कि क्या क्या चीज़ें खतरनाक हैं। मान लीजिए कोई स्टेट है, अगर कोई स्टेट में अगर कोई बीमारी फैल रही है तो कितना हेजार्डस होगी, यानी कितना खतरनाक होगी लोगों के लिए, इन सारी चीज़ों का निर्धारण कौन करता है, तो फार्मासिस्ट करता है। तो ये हो गया फार्मासिस्ट का रोल। नेक्स्ट आगे अगर बात करें सोशल, और आगे बात करें तो हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विस को भी प्रोवाइड कराने का काम करता है। एज मेडिसिन एक्सपर्ट, फार्मासिस्ट होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर द इफेक्टिव, सेफ एंड द क्वालिटी मेडिसिन एंड द सर्विसेज टू अचीव द ऑप्टिमम हेल्थ आउटकम्स। ठीक है, competency in their discipline and up to date knowledge therefore are the pharmacist core is tailoring the information and advice to their patient। तो इसमें क्या, हेल्थ सर्विसेज मतलब कि जो सही चीज़ें हैं, जो सही इंफॉर्मेशन है उसको पेशेंट के पास पहुंचाना, वो हेल्थ सर्विस होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी मेडिसिन देनी है, कोई भी मेडिसिन देनी है तो उसके बारे में जो सही नॉलेज है वो आप पेशेंट को दीजिए, पेशेंट को सही नॉलेज उसको बताइए, वो कैसे इफेक्ट करेगी कैसे नहीं करेगी, वो सारी चीज़ें अगर आप उसको सेटिस्फाई कर लेते हैं तो उसका हेल्थ जो हेल्थ होगा वो क्या हो जाएगा, प्रमोट हो जाएगा। तो उसे किस में रखेंगे, हम हेल्थ सर्विस में रखेंगे। नेक्स्ट लीडरशिप एंड गवर्नेंस। Pharmacists take part in the public health policy development, linking the disease prevalence and drug utilization. Pharmacists enable development of effective health policies as well as allow disease prevention to be placed within the larger context। फार्मासिस्ट का इसके अलावा फार्मासिस्ट क्या कर सकता है, किसी भी पॉलिसी को डेवलपमेंट करने में भी हेल्प कर सकता है। मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी आ रही है उसमें हेल्प कर सकता है कौन, फार्मासिस्ट। ठीक है, ड्रग का यूटिलाइजेशन कैसे होगा और कहाँ पे कितना यूज करना होगा, ये सारी चीज़ें भी निर्धारण कर सकता है कौन, फार्मासिस्ट। और किसी भी डिजीज के प्रति क्या राय है उनकी या क्या उनका ओपिनियन है, अपना ओपिनियन भी फार्मासिस्ट रख सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई सोशल फार्मेसी में, सोशल फार्मेसी का पब्लिक हेल्थ में स्कोप। ठीक, आप लोग सभी लोगों ने जान लिया। नेक्स्ट आगे अगर बढ़े तो रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में फार्मासिस्ट का क्या रोल है इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, सबसे पहला है रिव्यू प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमारा एक वीडियो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर भी है, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है, बेसिकली डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। डॉक्टर क्या होता है, पेशेंट को एनालाइज करते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। अब वो प्रिस्क्रिप्शन आप फार्मासिस्ट के पास लेकर जाते हो तो फार्मासिस्ट क्या करेगा, उस प्रिस्क्रिप्शन को क्या करेगा, देखेगा उस प्रिस्क्रिप्शन में कौन कौन सी दवाएं हैं, कितना कितना अमाउंट देना है, वो सारी चीजें निर्धारण कौन करेगा, तो वो होगा फार्मासिस्ट। ये होगा फार्मासिस्ट का रोल। फार्मासिस्ट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द पेशेंट एंड डॉक्टर। आप बोल सकते हैं कि जो फार्मासिस्ट होते हैं वो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फार्मासिस्ट पेशेंट एंड डॉक्टर, पेशेंट और डॉक्टर के बीच में जो कनेक्टिव लिंक होता है उसे क्या बोलते हैं, फार्मासिस्ट बोलते हैं। अब वो फार्मासिस्ट क्या करेगा, अगर कोई मेडिकेशन लिखा गया है तो उसको क्या करेगा, पहले तो उसको करेक्टली देखेगा और उसके बाद आपको मेडिसिन दे देगा। अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, उसको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको क्लेरिफाई करने के लिए वो डॉक्टर से क्या कर सकता है, डायरेक्ट अटैच हो सकता है, डॉक्टर के पास जाके उसको बोल सकता है और अपना सजेशन दे सकता है। ये सारी चीजें अधिकार दिया गया किसको, फार्मासिस्ट को। तो ये हो गया पहला रोल। नेक्स्ट अगर देखें डिस्पेंस प्रिस्क्रिप्शन नॉन डिस्क्रिप्सिंग मेडिसिन। तो डिस्पेंस प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस प्रिस्क्रिप्शन मतलब जो भी प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन लिखी है उसको क्या कर सकता है, आपको दे सकता है। ठीक है, आपको क्या कर सकता है, वो मेडिसिन दे सकता है, नॉन प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन। और इसके अलावा नॉन
प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन भी कुछ आती हैं जिसको आपको वो प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें कर सकता है। ओवर द काउंटर कुछ मेडिसिन होती है, ठीक है, तो वो भी दे सकता है। कौन दे सकता है? तो फार्मासिस्ट उसको क्या कर सकता है? प्रिस्क्राइब कर सकता है। एक्सपर्टाइज ऑन मेडिकेशन, फार्मासिस्ट को अभी हमने बताया कि जो फार्मासिस्ट होता है वो एक्सपर्ट होता है मेडिकेशन के मामले में। क्या होता है? एक्सपर्ट होता है मेडिकेशन के मामले में। अगर कोई भी मान लीजिए प्रिस्क्रिप्शन में अगर उसको लग रहा है कि ये गलत है या ये उचित नहीं है, तो वो डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकता है और अपना सजेशन भी डॉक्टर के सामने रख सकता है। ये सारी चीजें ऑथराइज्ड है फार्मासिस्ट। ठीक, नेक्स्ट बात करें, प्रोवाइड द पेशेंट काउंसलिंग एंड एजुकेशन। छोटा, अभी आप लोगों को नए रूल के हिसाब से जो फार्मासिस्ट हैं वो नई क्लिनिक अपना खोल सकते हैं, क्लिनिक में भी अपना वो पेशेंट काउंसलिंग कर सकते हैं। तो बहुत बार क्या करते हैं, आप अगर आप क्लिनिक खोल रहे हैं तो आप पेशेंट का काउंसलिंग कर सकते हैं, उसका एजुकेशन कर सकते हैं, यानी कि उसको देख सकते हैं उसमें कौन कौन सी डिजीज है या उसको क्या कौन कौन सी परेशानी है, ये सारी चीज़ें उसकी आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, और आप उसका इलाज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, इसके अलावा हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट में भी फार्मासिस्ट का बहुत रोल होता है। कैसे? हॉस्पिटल में डायरेक्ट, अभी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग होती है फार्मासिस्ट, अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं तो 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है, और जो आपकी वो ट्रेनिंग है वो किस में होगी? हॉस्पिटल में होगी। ठीक है, अगर हॉस्पिटल में होगी तो वहाँ से आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाती है, अच्छी नॉलेज मिल जाती है। इसके अलावा वहाँ पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें डिलीवर प्राइमरी एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, और फार्मासिस्ट का काम क्या होता है? डिलीवर प्राइमरी एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, कोई भी चीज़ वो प्रोवाइड करा सकता है जो कि हेल्थ केयर, यानी हेल्थ केयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, प्राइमरी चीज़ें हैं, उसको क्या कर सकता है? वो डायरेक्ट डिस्पेंस कर सकता है लोगों के पास। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात प्रोफेशनल एथिकल एंड लीगल प्रैक्टिसेस, और प्रोफेशनली भी वह वर्क कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी कंप्यूटराइज कार्य करना है तो वो भी फार्मासिस्ट कर सकता है। इथिकल, यानी कि इथिकल रिलेटेड कोई भी वर्क है वो भी कर सकता है। लीगल प्रैक्टिसेस, यानी कोई लीगलिटी, यानी कि वो अपना क्लिनिक खोल के अपना प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें फार्मासिस्ट का रोल होती है हमारे पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। WHO डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अ कंडीशन आर क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेसिंग द एडिक्वेट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन गिवन कंडीशंस जेनेटिक और इन्वायरमेंटल। यानी WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है? जेनेटिकली और इन्वायरमेंटल में अगर आप पूरी तरह से वर्किंग प्रिंसिपल पे हैं या वर्क कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाएगा कि आप हेल्दी हैं। ठीक है, आप हेल्दी हैं। ये WHO कहता है कि अगर आप जेनेटिकली और इन्वायरमेंटली अगर कहीं प्रेजेंट हैं, अगर आप पूरी तरह से अपनी पूरी क्षमता के साथ वर्क कर रहे हैं तो यानी कि आप हेल्दी हैं। ठीक, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मेयरली एन absence of the disease or infirmity and the ability to lead a social and economical product life। हेल्थ का मतलब ही क्या होता है कि फिजिकली, मेंटली और सोशली आप पूरी तरह से ठीक हों, यही क्या होती है? हेल्थ होती है। इसके अलावा अब्सेंस ऑफ डिजीज ही नहीं, इसके अलावा आप सोशली और इकोनॉमिकली आप कितना एक्टिव हैं, ये सारी चीज़ें भी आपके हेल्थ को बताती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपके हेल्थ को बताती है। इसी कंसेप्ट ऑफ हेल्थ में यही चीज़ें हम क्या करते हैं? जानते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें इसके, तो इसके वेरियस डायमेंशंस होते हैं और टाइप्स, एस्पेक्ट्स एंड हेल्थ। वेरियस डायमेंशन कौन कौन से हैं? फिजिकल हेल्थ डायमेंशन, बेसिकली फिजिकल हेल्थ डायमेंशन में हम क्या चीज़ें समझते हैं? तो फिजिकल हेल्थ डायमेंशन में हम ये देखते हैं कि आपका जो बॉडी पार्ट्स है, जो भी एक्सटर्नल बॉडी पार्ट है, वो प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसमें स्टडी की जाती है? फिजिकल हेल्थ डायमेंशन के अंतर्गत स्टडी की जाती है। अगर आपकी वर्किंग जो पावर है वो ऑप्टिमम कैपेसिटी पे है, यानी कि आप पूरी तरह से सही हैं। ठीक है, और आपके जैसे मान लीजिए कि आप चल रहे हैं, आप कोई मूवमेंट कर रहे हैं, अगर दोनों जैसे 2 पैर हैं आपके, अगर आप मूवमेंट कर रहे हैं, अगर उसमें कम्युनिकेशन नहीं बनेगा तो आप क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। तो अगर दोनों के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन बन रहा है यानी कि आप क्या है? पूरी तरह से हेल्दी हैं। जैसे मान लीजिए कोई ड्रिंक पर्सन कर लेता है तो क्या होता है? चलने के बाद उसके पैर क्या होते हैं? लड़खड़ाते हैं, यानी कि वो क्या है? हेल्दी नहीं है। वो उसके में कुछ ना कुछ उसमें इम्बैलेंस हो चुका है, उसके हार्मोनिक में
इम्बैलेंस हो चुका है, उसका ऑर्गन में क्या हो गया, कुछ डिफॉर्मिटी आ चुकी है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती कंसिडर की जाती है फिजिकल हेल्थ, यानी कि आपके जो एक्सटर्नल जो हाथ पैर जो भी आप आपका स्किन वगैरह है वो सब फिट है, तो अगर आप फिजिकली क्या है, फिट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ की बात करें, मेंटली हेल्थ डायमेंशन में क्या होता है, अगर आपका कॉन्शियसनेस काम कर रहा है, अगर आप कॉन्शियसली पूरे एक्टिव हैं, किसी बातों पे विचार कर सकते हैं, सोच समझ सकते हैं, तो उसको किस में बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मेंटली आप फिट हैं, मेंटली आप फिट हैं। अगर आपको कोई चीज़ पूछा जाए, अगर आप उसको इजीली बता लेते हैं, तो आप मेंटली फिट है, मेंटली क्या है, हेल्दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें सोशल हेल्थ, सोशल हेल्थ, सोशल हेल्थ मीन्स क्या होता है कि आप सोशल वेलबींग, सोशल जो लोग हैं आपके पास, सोशल जो पॉपुलेशन है उसके साथ आप कितना एक्टिव हैं और कितना आप उसमें हेल्दी हैं, ये कैसे पता लगाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि सोशल कब बनता है, जब यानी कि आप अब किसी कम्युनिटी में रह रहे हैं, अब कम्युनिटी के बीच में आपका उनके साथ हाव भाव कैसा है, उनके साथ आपका रुझान कैसा है, आप उनसे कैसे मिलते हैं, आप उनके साथ कैसे रहते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, सोशल हेल्थ में आएगी। अगर मान लीजिए आप रेगुलर झगड़ा कर रहे हैं उनसे, तो कैसे सोशल हेल्थ नहीं होगा, यानी कि आप अनहेल्दी हैं। ठीक है, ये होता है सोशल हेल्थ। ठीक है, ये होता है सोशल हेल्थ। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब क्या होता है, ये आपकी आत्मिक, यानी कि आत्मिक हेल्थ, यानी कि आत्मिक हेल्थ। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन कब किया जाता है, मेडिटेशन यानी कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं, तो क्या होता है, स्पिरिचुअली आप क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं किससे, आप स्पिरिचुअली एकदम केंद्रित हो जाते हैं, किसी चीज पे आप फोकस करने लगते हैं। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब होता है आत्मिक, आत्मिक रूप से आप क्या हेल्दी हैं या नहीं। नेक्स्ट अगर बात करें इमोशनल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ का मतलब फीलिंग से रिलेटेड। ठीक है, फीलिंग से रिलेटेड, अब नहीं बोल, जैसे बोला जाता है ना इमोशनली ब्लैकमेन, इमोशनली ब्लैकमेन करने का मतलब होता है कि कोई आपको कुछ बोलता है, आप उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करना। ठीक है, अगर आप ना चाहते हुए भी कोई पर्सन आपके ऊपर दबाव डालेगा और आप उसको काम को कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, इमोशनली ब्लैकमेल करना। तो ये होता है इमोशनल हेल्थ डायमेंशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम अगर देखें, तो जो हमारा मेंटल जो होता है, देखिए इमोशनल और मेंटल हेल्थ में क्या डिफरेंसेस है। मेंटली हेल्थ में क्या होता है, हम अपने सेंस पावर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, मेंटल हेल्थ में हम अपने सेंस पावर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और इमोशनली हेल्थ में क्या, फीलिंग के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। ये दोनों में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है। ठीक है, आप लोगों को लगेगा कि दोनों एक ही टर्म है, लेकिन एक ही टर्म नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि फीलिंग से रिलेटेड काम होता है तो इमोशनल होगा, और आपके सेंस पावर के अकॉर्डिंग काम होगा तो क्या होगा, मेंटल हेल्थ डायमेंशन होगा। नेक्स्ट अगर बात करें अदर हेल्थ डायमेंशन में, कल्चरल, एजुकेशनल और न्यूट्रिशनल हेल्थ, तो आपका कल्चरल वैल्यू क्या है, एजुकेशनल हेल्थ क्या है और न्यूट्रिशनल हेल्थ क्या है, ये सारी चीज़ें होती हैं वेरियस डायमेंशंस ऑफ हेल्थ में। ठीक है, अभी हमने समझ लिया ये सारी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। डिटर्मिनेंट, किसी भी हेल्थ, किसी भी नेशन या किसी वर्ल्ड के हेल्थ को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, वो कौन कौन से फैक्टर हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। और उसमें सबसे पहला है जेंडर रेशियो या सिलेक्शन। जेंडर रेशियो या सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेल्थ डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि किसी भी नेशन या किसी भी वर्ल्ड का अगर जेंडर रेशियो सही है तो वो बहुत ज़्यादा ही हेल्दी नेशन होगा। अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड, तो 101.68 मेल पर 100 फीमेल है, और अगर बात करें इंडिया के अकॉर्डिंग तो 108.18 मेल्स पर 100 फीमेल्स हैं। यानी कि जेंडर रेशियो जो है लगभग, अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो लगभग लगभग सेम है, यानी कि सही है, लेकिन अगर इंडिया में देखा जाए तो बहुत ही अभी कम है, जेंडर रेशियो जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें एजुकेशनल एंड लिटरेसी, किसी भी नेशन या वर्ल्ड का जो एजुकेशन लेवल क्या है, यानी कि कितना एजुकेशन चल रहा है और कैसे एजुकेशन चल रहा है, ये सारी चीज़ें भी देखना क्या डिटरमाइन कर देती है हेल्थ को, कि उस नेशन का हेल्थ कैसा होगा। अगर मान लीजिए एजुकेशनल सिस्टम बढ़ेगा, एजुकेशनल सिस्टम बढ़ेगा तो आप एजुकेटेड होंगे, जिससे एजुकेटेड होने से आप सारी चीज़ें एजुकेटेड लेवल पे करेंगे, तो आप क्या हेल्दी ऑलरेडी रहेंगे। ठीक है, लिटरेसी यानी कि साक्षरता, अगर साक्षरता बढ़ती है तो क्या होगा, आपका हेल्थी जो नेशन होगा वो बनेगा। अदरवाइज साक्षर नहीं है तो हेल्थी नहीं बन पाएगा। सोशल कम्युनिटी की अगर बात करें, सोशली आप कितना अपने कम्युनिटी से कितने अटैचमेंट में रह रहे हैं, आप अपने सोशल यानी कम्युनिटी से, बेसिकली क्या होता है,
सोशल कम्युनिटी किससे बनता है? पॉपुलेशन से मिलके बनता है। और पॉपुलेशन कैसे बनती है? एक इंडिविजुअल से बनती है। तो आप एक इंडिविजुअल हैं, अपने पॉपुलेशन से किस प्रकार से आप कनेक्ट हैं, किस प्रकार जुड़े हुए हैं, आपका कैसा संबंध है अपनी आपकी कम्युनिटी से, हेल्थ से रिलेटेड आप क्या उन पे कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें किसी भी आपकी कम्युनिटी से जो होता है उसे क्या बोलते हैं? सोशल कम्युनिटी में बोलते हैं। वो क्या, वो भी डिटरमाइन करता है आपके हेल्थ कंडीशन को। अगर आप अपने कम्युनिटी से अच्छे से जुड़े हैं, झगड़ा वगड़ा नहीं होता है, तो आप क्या है? सोशली, यानी कि आपको सोशली हेल्दी होंगे। अदरवाइज अगर झगड़ा वगैरह होता है तो आप हेल्दी नहीं होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल, ठीक है। अगर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल की बात करें तो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियल, अगर कोई भी नेशन है या कोई वर्ल्ड है, सॉरी, कोई नेशन है, तो अगर बात करें इकोनॉमिकली देखा जाएगा वो कितना, उसके पास इकोनॉमिक रेट कितना है और फाइनेंशियली वो कितना स्ट्रांग है, ये सारी चीजें डिफाइन करेगी उसके हेल्थी कंडीशन के बारे में, ठीक है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग फाइनेंशियल कंडीशन होता है, उसी हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कौन सा नेशन जो होगा वो स्ट्रांग होगा और कौन सा वीक होगा। नेक्स्ट अगर बात करें हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम यानी कि आपने आपका नेशन आपके हेल्थ प्रमोट के लिए क्या क्या कर रहा है। अगर आपके हेल्थ के लिए नई नई चीजें, नई नई फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराई जा रही है, यानी कि आप हेल्दी होंगे। अदरवाइज अगर कोई फैसिलिटीज नहीं है तो आप रेगुलर, अगर आप देखें, अभी देखें स्वच्छ भारत अभियान हमारे यहाँ चल रहा है, बहुत ज्यादा जोर शोर से चल रहा था। अगर उसमें हेल्थ, वो क्या है? बेसिकली हेल्थ मेंटेन करने के लिए है। अगर स्वच्छता ज्यादा रहेगी यानी कि हेल्थी कंडीशन आपकी ज्यादा होगी, ठीक है। इस प्रकार क्या बोलते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम भी डिटरमाइन करता है आपके हेल्थ कंडीशन को, ठीक है। बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक स्टडी, बायोलॉजिकली और जेनेटिकली स्टडी आपके नेशन में कितनी चल रही है और उसका रेशियो क्या है, ये सारी चीजें भी आप डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ की तरह वर्क करती है। कैसे? यानी कि बायोलॉजिकली और जेनेटिकली स्टडी। अभी कोविड-19 में ही देख लीजिए, कोविड-19 में क्या, उसका जो वायरस होता है उसके जीन की स्टडी की जा रही थी। अगर उसको जितना जल्दी आप स्टडी कर लेते, अगर आपके पास जितना ज़्यादा इक्विपमेंट होता, आप उसकी स्टडी जल्दी कर लेते, वैक्सीन जल्दी आ जाती और आपकी जो कंडीशन जो आ चुकी थी वो कंडीशन शायद नहीं आती, शायद हम उससे जल्दी उबर पाते। तो ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करती है आप हेल्दी, आपके हेल्दी कंडीशंस के बारे में। नेक्स्ट अगर बात डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ आर द रेंज ऑफ द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द हेल्थ स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल और पॉपुलेशन। जो डिटर्मिनेंट ऑफ, जो भी हमने फैक्टर बताया, जेंडर रेशियो या सिलेक्शन, नेक्स्ट एजुकेशन एंड लिटरेसी, सोशल कम्युनिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कंडीशन, हेल्थ केयर सिस्टम, बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक स्टडी, ये सारी चीजें जो बताई है वो क्या होगा हमारा जो डिटर्मिनेंट, ये जो ये सारे क्या है? डिटर्मिनेंट है। और यही डिटर्मिनेंट हमारे इंडिविजुअल हेल्थ और हमारे पॉपुलेशन हेल्थ के बारे में बताते हैं कि हमारी पॉपुलेशन कितनी हेल्दी है और हम कितने हेल्दी हैं। यही सारी चीजें क्या करती हैं? डिफाइन करती हैं। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ के बारे में। अगर नेक्स्ट बारे में बात करें टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं जो कि हमारे हेल्थ को क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। डिटर्मिनेंट्स भी है, वो डिटरमाइन करते हैं आपकी कि आप हेल्दी हैं, और ये होते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर मतलब कि इंडिकेट करना। अगर ये क्या इंडिकेटर बेसिकली किस पे? ये एक रेट होता है। अगर वो रेट बढ़ता है, इनिशियल से बढ़ता है, यानी कि आप हेल्दी नहीं है, यानी कि, और उसके बाद अगर कम होता है तभी आप हेल्दी होते जा रहे हैं, ठीक। इसी प्रकार सबसे पहला पॉइंट टाइप ऑफ इंडिकेटर में देखेंगे हम क्या, सबसे पहला पॉइंट मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मतलब होता है मृत्यु दर। किसी भी नेशन की मृत्यु दर कितनी है? अगर मृत्यु दर ज्यादा है यानी कि अनहेल्दी है, यानी मृत्यु दर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यानी कि आपका जो नेशन है वो क्या हो रहा है? अनहेल्दी होता जा रहा है। ये इससे क्या पता चलेगा कि वहाँ पे, वहाँ की जो सोसाइटी है वहाँ पे हेल्दी कंडीशन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही है, तो वहाँ पे हेल्दी तो ऑलरेडी नहीं होना है। नेक्स्ट अगर बात करें मोर्बिडिटी इंडिकेटर, मोर्बिडिटी इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? आपके नेशन में कितने डिजीज फैली हुई हैं, नंबर ऑफ डिजीज कितने फैले हुए हैं आपके नेशन में, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, आप ये इंडिकेट करती हैं आपके हेल्थ प्रमोट, हेल्थ इंडिकेटर के रूप में, ठीक है। मोर्बिडिटी इंडिकेटर का मतलब ये होता है रोगों की संख्या, आपके नेशन में कितने रोग होते हैं। डिसेबिलिटी रेट, डिसेबिलिटी रेट का मतलब होता है कि विकलांगों की संख्या। अगर आपके नेशन में ज्यादा विकलांग होंगे तो आपका ऑलरेडी जो हेल्थ स्टेटस होगा वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी, इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी तो आपका हेल्थ स्टेटस ऑलरेडी गिरने वाला है, ठीक है। डिसेबिलिटी रेट भी एक तरह से इंडिकेटर की तरह इंडिकेट करता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर, न्यूट्रिशनल स्टेटस भी हमारा क्या करता है? इंडिकेट करता है हमारे हेल्थ के ऊपर। अगर आप न्यूट्रिशनल फूड नहीं लेंगे, न्यूट्रिशनल फ्लूइड नहीं लेंगे तो क्या होगा? आप अनहेल्दी होंगे, अनहेल्दी होंगे, तरह तरह की बीमारियां होंगी, ठीक है।
तो ये सारी चीजें न्यूट्रिशनल स्टेटस। सुलेवियंस इंडेक्स होता है, ये बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या होता है कि पहले जब बेबी बॉर्न होता है तो उस समय मान लीजिए डिसाइड कर लिया जाता है, उसकी डिसाइड कर लिया जाता है कि इसका इतने ईयर तक इसका क्या होगा, लाइफ होगी। लेकिन उसमें बीच में क्या होते हैं, तरह तरह के डिजीज आते रहते हैं, तरह तरह के डिसेबिलिटी आती रहती हैं, ये सारी चीजें आती हैं उसको इफेक्ट करती हैं। तो सेल्यूबियन इंडेक्स के अंतर्गत यही सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, आप कितना यूज कर पा रहे हैं या कितनी आपके पास पहुंच पा रही हैं, ये भी आपकी हेल्थ को डिफाइन करता है। नेक्स्ट अगर बात करें यूटिलाइजेशन रेट ऑफ इंडिकेटर, किसी भी प्रोडक्ट का आप यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, किस रेट से यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये सारी चीजें भी आपको इंडिकेट करती है आपके हेल्थी नेशन के बारे में। नेक्स्ट सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर, सोशली आप कितना फिट हैं, मेंटली आप कितना फिट हैं। अगर आप पूरी तरह से हेल्दी हैं तो क्या होगा, यानी कि आपका इंडिकेटर सही, यानी कि वो इंडिकेट करता रहेगा। अगर आप कोई भी दिक्कत होगा आपके मेंटली और सोशली में तो वो इंडिकेट करता रहेगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि आप हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इन्वायरमेंटल फैक्टर, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं जो इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंटल मानसून, कभी कभी मानसून क्या होता है, बहुत ज्यादा ही खराब हो जाता है, मानसून बहुत ज्यादा ही खराब हो जाता है। अब मानसून खराब है यानी कि वो इंडिकेट कर रहा है कि आप अनहेल्दी हैं, आपकी अनहेल्दी वजह से। जैसे कि सपोज देखिए, आप समझिए, आप अगर वृक्ष काटेंगे यानी कि ट्री कटिंग, आप ट्री अगर कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन कम मिलेगी। और अगर आपको ऑक्सीजन कम मिलेगी यानी कि आप अनहेल्दी होते जा रहे हैं, ठीक है, अनहेल्दी होते जा रहे हैं। ये सारी चीजें होती है एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं। सोशियो इकोनॉमिक, यानी इकोनॉमिकली आप कितने स्ट्रॉन्ग है, ये भी आपके हेल्थ पे इफेक्ट डालेगी, ये इंडिकेट की तरह काम करेगी। हेल्थ पॉलिसीज, आप हेल्थ पॉलिसीज का कितना यूज कर रहे हैं, कितनी हेल्थ पॉलिसीज आपके पास पहुंच पा रही हैं, ये सारी भी इंडिकेट करती है आपकी हेल्दी कंडीशन के बारे में। इंडिकेटर आर द चेंज आवर लाइफ इजी एंड परफेक्ट, इंडिकेटर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ के बारे में जान सकते हैं कि हम कितने हेल्दी हैं और कितने हेल्दी नहीं हैं, और अपनी परफेक्ट लाइफ को जी सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टाइप ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में हमने जान लिया कितने टाइप का इंडिकेटर्स होते हैं। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी हमने समझ लिया टाइप ऑफ इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। आप सपोज कीजिए आपके लाइफ में अगर आप क्या करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम होता है, क्यों एग्जाम इसीलिए होता है, वो एक तरह से इंडिकेटर का काम करता है, आपके लाइफ में इंडिकेटर की तरह काम करता है। आप एग्जाम में कितना नंबर पा रहे हैं, वो क्या करता है, इंडिकेट करता है कि आप पूरी तरह से फिट हैं या नहीं, पढ़ाई में फिट है या नहीं फिट है, मेंटली आप प्रिपेयर हैं या नहीं है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, इंडिकेटर की तरह काम करती है। इसी प्रकार हेल्थ के भी इंडिकेटर्स होते हैं जिसे हमने डिस्कस किया, और उसके इंडिकेटर है मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर, मोर्बिडिटी इंडिकेटर यानी कि आपके स्टेट में कितने डिजीज पड़े हुए हैं, ये सारी चीजें, डिसेबिलिटी रेट, न्यूट्रिशनल स्टेटस, सुवेलियन इंडेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर, यूटिलाइजेशन रेट इंडिकेटर, सोशल एंड मेंटल हेल्थ इंडिकेटर, इन्वायरमेंटल, सोशल इकोनॉमिक और हेल्थ पॉलिसीज, ये सारी चीजें क्या है, हेल्थ इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, जो कि आपकी हेल्थी कंडीशन को इंडिकेट करते रहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें नेशनल हेल्थ पॉलिसी, अब क्या होता है, इसी चीज को सुधारने के लिए, यानी कि हमारे हेल्थ स्टेटस को सुधारने के लिए कुछ पॉलिसी बनाई जाती है, नेशनल के द्वारा पॉलिसी बनाई जाती है, जिससे क्या उसका आप लाभ ले सके और आपके हेल्थ स्टेटस को उचित किया जाए, आपकी सही किया जाए, आपके हेल्थ स्टेटस को क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए या बढ़ावा मिले। तो ये सारी चीजें नेशनल हेल्थ पॉलिसीज के अंतर्गत आती है। तो आइए हम समझते हैं हेल्थ पॉलिसीज ऑफ अ नेशन इज अ स्ट्रेटेजी फॉर कंट्रोलिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द सोशल यूजेज ऑफ इट्स हेल्थ knowledge of intended objectives. The main of the health policies decided are complete the physical health, mental health and social health. हेल्थ पॉलिसीज क्या होती है, हेल्थ पॉलिसीज ये होती है कि जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं या हेल्थ रिलेटेड जो भी सब्सटेंसेस बनाए जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट द्वारा कोई भी हेल्थ रिलेटेड सिरप बनाया जा रहा है या टॉनिक्स बनाया जा रहा है, वो आपके पास कैसे पहुंचेगा, वो हेल्थ पॉलिसीज में डिसाइड किया जाता है। हेल्थ पॉलिसीज के अंदर यही किया जाता है कि मान लीजिए कहीं पे कोई रोग फैला हुआ है, अब सपोज एट कोविड-19 का ही ले लीजिए, कोविड-19 में वैक्सीन कैसे बनाई जाएगी और कितने अमाउंट में कहाँ पे भेजना है,
ये हेल्थ पॉलिसीज़ के अंतर्गत आता है। हेल्थ पॉलिसीज़ बनाई जाती है जिसके अंदर कहाँ कहाँ पे कितनी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कहाँ पे कितनी वैक्सीन लगनी है, ये सारी चीज़ें किस में आती है, हेल्थ पॉलिसीज़ में आती है। और बेसिकली हेल्थ पॉलिसीज़ में क्या ध्यान रखा जाता है कि फिजिकली हेल्थ, मेंटली हेल्थ और सोशली हेल्थ है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें, ड्यू टू द चेंजिंग आवर नेशन कंडीशन लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ, pollution, new disease condition, we are not ensure our development. So Ministry of the Health released the various health programs and commitment to achieve the goal of the happiness and development nation. ठीक है, आज की जो कंडीशन हमारी चेंज होती जा रही है, आज जो हमारा कंडीशन चेंज यानी पॉपुलेशन भी चेंज होती जा रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, न्यू डिजीज भी आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं वो हमारे हेल्थ पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इफेक्ट डाल रही हैं, हमारे हेल्थ स्टेटस को क्या कर रही है, कम कर रही हैं। इसी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है समय समय पे क्या प्रोग्राम्स रख रहे हैं, समय समय प्रोग्राम्स करा रहे हैं। जैसे वैक्सीनेशन का ही होता है, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम या कैंप लगवाए जाते हैं कि प्रॉपरली सबको वैक्सीनेशन हो पाए। मेडिसिन का कैंप लगवाया जाता है कि प्रॉपरली लोगों को मेडिसिन विस्तृत कर दी जाए। CSC PSC आप लोगों ने सुना होगा, ये सारी चीज़ें, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये सारी चीज़ें बनाई गई है जिससे आपके पास डायरेक्ट जो भी हेल्थ पॉलिसीज है आपके पास पहुंच जाए, जिससे आपका हेल्थ स्टेटस क्या हो सके, अच्छा हो सके। बेसिकली नेशनल हेल्थ पॉलिसीज का यही होता है कि आपकी हेल्थ स्टेटस को बढ़ाया जाए। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें, द स्लोगन हेल्थ फॉर ऑल, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया है, HFA जो लिखा है ऑल पहले होगा, आप उसको सुधार लीजिएगा। द स्लोगन हेल्थ फॉर ऑल HFA was given by the World Health Organization WHO in ईयर 1977 मई में। यानी कि एक स्लोगन इसी हेल्थ पॉलिसीज के अंतर्गत WHO के द्वारा एक स्लोगन दिया गया था, हेल्थ फॉर ऑल, HFA, जिसे 1977 में मई में दिया गया था। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1977 मई में हेल्थ फॉर ऑल जो स्लोगन है वो दिया था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये कंसेप्चुअल यानी कि जो क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, द WHO हैज स्टेबलाइज्ड 12 ग्लोबल इंडिकेटर्स एज द बेसिक पॉइंट ऑफ द रेफरेंस फॉर असाइनिंग द प्रोग्रेस टुवर्ड द HFA। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 12 ग्लोबल इंडिकेटर्स बनाए, यानी कि उन्होंने 12 ग्लोबल इंडिकेटर बनाए जो कि इंडिकेट करता है HFA, हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल के लिए उन्होंने कितने इंडिकेटर्स बनाए थे, 12 इंडिकेटर्स। ये भी पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें, ज्वाइंट WHO यूनिसेफ इंटरनेशनल so in the 1978 at the Alam Eta USSR declared is dead। ठीक है, तो अगर बात करें WHO के अकॉर्डिंग बात करें तो WHO और यूनिसेफ इंटरनेशनल, The joint WHO और यूनिसेफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1978 एट अलाम एटा USSR डिक्लेयर डेड। यानी कि यूनिसेफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और WHO 1978 ने ये अलाम एटा नाम से एक जो है कमिटमेंट दिया था, द एग्जिस्टिंग ग्रॉस इनइक्वेलिटीज in the status of the health of the people particularly between developed and developing countries as well as within the country is politically, socially and economically unacceptable। यानी कि इन्होंने बस यही बोला था कि जो भी हेल्थ कंडीशन है, जो भी सभी देश के लिए क्या है, एक मुश्किल है, सभी देश के लिए क्या है, एक मुश्किल है, हेल्थ मेंटेन करना सभी देश के लिए मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सभी देश के लिए बराबर है, इसलिए हमें हेल्थ के लिए कुछ पॉलिसीज भी लागू करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें उस कॉन्फ्रेंस में की गई थी। नेक्स्ट अगर बात करें, द एलम एटा एलमिटी डिक्लेरेशन ऑफ 1978 इमर्ज्ड एज अ मेजर milestone the 20th century in the field of public health and identified the primary health care as the key of the attainment of the goal of the health for all around the globe। तो 1978 में ये डिक्लेयर किया 20th सेंचुरी में कि सभी लोगों का जो हेल्थ स्टेटस वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि नेशनल हेल्थ पॉलिसीज का मेन एम क्या था कि सभी लोग का जो हेल्थ स्टेटस हो क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर PSC इन कजाकिस्तान। और इसमें इसका जो फर्स्ट डिक्लेरेशन था ये क्या था, जो एलम एटा है ये क्या है, डिक्लेरेशन है जो कि प्राइमरी हेल्थ केयर यानी कि PSC इन कजाकिस्तान में सबसे पहले क्या हुआ था, लागू किया गया। यानी कि उसको उसी कॉन्फ्रेंस वहीं पे इंटरनेशनल वहीं पे उसको डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें की गई, तो ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि NHC से रिलेटेड यानी कि
एनएचपी से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, 3 नेशनल हेल्थ पॉलिसीज वार लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो जो 3 नेशनल पॉलिसीज है उसको लॉन्च की गई थी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा। फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसीज 1983। अगर हम फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसीज की बात करें तो 1983 में लागू हुई थी। सेकेंड नेशनल हेल्थ पॉलिसीज की अगर बात करें तो 2002 में लागू हुई थी। और थर्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसीज की अगर बात करें 2017 में लागू हुई थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब लागू हुई थी तो 1983 में। सेकेंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब लागू हुई थी 2002 में। और थर्ड नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में लागू हुई थी। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं एम ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसीज एनएचपी 2017। जो हमारा 2017 का जो नेशनल हेल्थ पॉलिसीज लागू हुई है यानी उससे लाभ क्या है, उसका एम क्या था। ठीक है, क्योंकि हमेशा नेशनल हेल्थ पॉलिसीज का एम क्या होता है, आपके हेल्थ स्टेटस को चेक करना। ठीक है, इसी प्रकार से उसे क्या क्या उसके एम थे उसको समझते हैं। तो सबसे पहला एम था टू ब्रिंग डाउन द मोर्टिलिटी रेट ऑफ द चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर 29 2015 टू 23 2025 पर 1000 लाइव बर्थ। यानी कि पहले 2040 तक जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो था 1000 बर्थ में 29 जो चाइल्ड होते थे उनकी क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी। ठीक है, अभी उसको मॉडिफाई किया गया कि हेल्थ स्टेटस को बढ़ाया गया और उसको ये बताया गया कि 2025 तक 29 जो थी उसको 23 कर दिया जाए। ठीक है, ये था उसका पहला। नेक्स्ट टारगेट टू इंक्रीज द लाइफ स्पान फॉर 67.5 टू 70 ईयर बाय द 2025। और ये भी टारगेट बनाया गया कि जो मतलब कि जो लाइफ स्पान होता है 67.5 जो इंडिकेट किया गया था पहले, यानी 2017 के पहले जो था 67.5 था हमारा लाइफ स्पान, उसको क्या किया गया, बढ़ाया गया कि सभी लोग का लाइफ स्पान कितना हो जाए, 70 ईयर्स हो जाए 2025 तक। ठीक है, इंक्रीज हेल्थ एक्सपेंडिचर फॉर 1.51% ऑफ द जीडीपी एट द प्रेजेंट 2.5 बाई द 2000 फीट। जो जीडीपी हमारा है 1.51% है यानी कि 2017 के अकॉर्डिंग, और उसको अब बढ़ा दिया जाए 2.5% कर दिया जाए, कब तक, 2025 तक, जिससे क्या होगा, हेल्थ मेंटेनेंस में इजी हो जाएगा। एम टू रिड्यूस बाय 25% प्रीमेच्योर मोर्टिलिटी फ्रॉम द डिजीज सच एज द हार्ट डिजीज, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। यानी कि जो भी कंडीशन थी, यानी 2017 में जो भी जनगणना थी उसको क्या किया जाए, कम कर दिया जाए, 25% कम कर दिया जाए प्रीमेच्योर मोर्टिलिटी। प्रीमेच्योर का मतलब क्या हुआ कि जो अभी फीटल मदर के वोम में डेवलप हो रहा है उसको, उसकी जो मृत्यु दर है उसको रोकने के लिए 25% कम कर दिया जाए, कब तक, उसका 2025 तक, यानी कि उसको कर दिया जाएगा। हार्ट डिजीज, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज के साथ कारण मर रहा है उसको क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाए। नेक्स्ट, एलिमिनेट द लेप्रोसी बाय द ईयर 2028, यानी कि 2017 में 2017 सॉरी, इसी में इंग्लिश हिंदी पूरा मिक्स हो जा रहा है। खैर आगे देखते हैं, एलिमिनेट द लेप्रोसी बाय द ईयर 2018। तो 2018 तक हमें क्या करना है, लेप्रोसी डिजीज होती है उसको क्या करना है, हमें एलिमिनेट करना है। काला आजार बाय द ईयर 2070, और काला आजार जो होता है उसको 2017 तक ही कंप्लीट कर देना है, उसको हटा देना है। एंड लिम्फेटिक फाइलेरियसिस बाय द ईयर 2070, और लिम्फेटिक फाइलेरियसिस को भी 2017 तक खत्म कर देना है। और क्या करना है, जो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज होती है वो 85% उसको क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है 2025 तक, यानी 2025 तक जो भी इस, यानी 2017 तक जो भी ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन थी उसको 85% कम कर देना है ट्यूबरक्लोसिस कंडीशन को 2025 तक। ये था एम ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। इसके अलावा और एक था, एम टू अचीव 90% ऑफ द चिल्ड्रेन बॉर्न बाई आर अंडर द सुपरविजन ऑफ ट्रेंड मिडवाइफ्स nurses by the year 2025 and completely immunization of 90% of children of 1 year age। तो उसका एम ये था कि 90% यानी 90% तक जो बच्चे हों वो मिडवाइफ यानी कि जो सुपरविजन यानी कि ट्रेंड मिडवाइफ्स हों या नर्सेस के अंडर में हो। ठीक है, अभी जैसे फीटल डेथ क्या है, बहुत ज़्यादा हो जा रही है, यानी ड्यूरिंग द डिलीवरी बहुत बार मिस्टेक हो जाती है और क्या हो जाता है, फीटल डेथ हो जाती है। तो इन सब सारी चीज़ों को बचाया जा सके, 2017 में जो जनगणना हुई थी उसमें बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें थी, उसको बचाया जा सके और उसको 90% तक बच्चे जो भी पैदा हो रहे हैं उनको
वो किसके सुपरविजन में हो, ट्रेंड मिडवाइफ के या नर्सेज के उसमें हो, जिससे क्या होगा, उसका मृत्यु दर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये था टारगेट 2025 तक। और उसके अलावा इम्यूनाइजेशन ऑफ 90% चिल्ड्रेन 1 ईयर, जो भी 1 ईयर एज तक जो भी इम्यूनाइजेशन लगता है, यानी कि जो भी टीका लगता है, यानी जो भी वैक्सीन लगती है, उसको 90% तक चिल्ड्रेन तक उसको पहुंचाया जाए, यानी कि 90% तक चिल्ड्रेन उसको कवर कर ले। यानी कि 2070 इतना मान लीजिए कि 90% से कम था, और उसको 2025 तक 90% कर दिया जाए। ठीक है, तो ये हेल्थ पॉलिसीज का क्या था, एम था। नेक्स्ट आगे क्या था, टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ द ऑक्यूपेशनल इंजरीज बाय 50% बाय द ईयर 2020। एट द प्रेजेंट दिस रेट इज 334 लैक्स वर्कर्स इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि इसको जैसे 2017 में जो भी ऑक्यूपेशनल इंजरी थी, ऑक्यूपेशनल इंजरी का मतलब होता है किसी भी ऑक्यूपेशन से लेके उसकी मृत्यु दर। जैसे मान लीजिए किसान में से इसमें दे रखा है एग्जांपल, वर्कर एग्रीकल्चर सेक्टर में, यानी किसान जो होते हैं क्या कभी कभी आत्महत्या कर लेते हैं, भाई नुकसान किसी का होगा, उसमें क्या हो, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और क्या करते हैं, अपना आत्महत्या कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज का भी कुछ रोल होता है कहीं ना कहीं। तो इस हिसाब से क्या होता है, गवर्नमेंट इस हिसाब से एग्रीकल्चरल जो सेक्टर होता है उसमें 334 पर लाख, 1 लाख में 334 जो एग्रीकल्चर एंड सेक्टर से जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, मृत्यु होती है, उनकी मृत्यु होती है। उसको क्या करना है, 50% तक उसको रिड्यूस कर देना है 2020 तक। ये था उसमें एम था हमारा। ठीक है, अब कितना कम हुआ है कितना नहीं कम हुआ है उसकी नॉलेज आप लोगों को आगे मिल जाएगी। बाय द ईयर 2020 स्टेट विल हैव टू 8% ऑफ देयर बजट ऑफ हेल्थ सर्विसेज। और उसमें यह भी टारगेट किया गया कि 2020 तक जो भी 8% हमारा बजट होगा उसको किसके लिए दिया जाए, हेल्थ सर्विस के लिए दिया जाए। हेल्थ सर्विस के लिए 8% क्या दिया जाए, हमारा जो भी बजट है उसको दिया जाए। टू रिड्यूस द करंट प्रीवेलेंस ऑफ टोबैको यूज बाई 15% बाई 2020 एंड 30% बाई 2025। ठीक है, तो जो भी टोबैको के प्रति जो क्या था 15% लोग जागरूक हुए थे, उसको हमें क्या करना है, 30% कर देना है। 15% तो लोग अभी जागरूक हुए हैं, उसको हमको 30% तक करना है 2025 तक, कि टोबैको लोग ना खाएं। भाई लिखा होता है टोबैको को, पैकेट पे लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजरियस फॉर हेल्थ, बट लोग मानते नहीं है उसको। कुछ लोग मान गए, यानी 15% लोग मान गए थे 2017 तक, अब उसको मनाने के लिए 30% करने के लिए 2025 तक ये टारगेट बना लिया गया है। तो ये सारी चीजें उसका एम था हमारा, क्या नेशनल हेल्थ पॉलिसीज का क्या था, एम था। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े, प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ, टाइम टू टाइम इंडिया प्रोवाइडेड द हेल्थ केयर मॉडल्स रिगार्डिंग टू द पेशेंट केयर एंड अदर मैनिफेस्टेशन। यानी टाइमली क्या होता है, पब्लिकली हेल्थ और प्राइवेटली हेल्थ के लिए जो भी गवर्नमेंट होती है वो हमेशा क्या करती है, कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशंस या कोई पॉलिसीज लागू करती रहती है, या कोई डिजीज के प्रति कैसे उसको लड़ना है। जैसे कोविड के प्रति ही गवर्नमेंट एक्टिव हुई थी और हमें बहुत सारे उसके रूल रेगुलेशंस के बारे में बताया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट अगर बात करें, इंडिया हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इज कैटेगराइज इनटू 2 मेजर कंपोनेंट, प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम। तो आइए हम बात करते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम। हमारे इंडिया में प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम क्या है और कैसे चलते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। Private healthcare system provide the all facilities regarding to the public health and fulfill the public requirement and pay the appropriate amount of fee। जो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम होता है वो सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है पब्लिक के लिए, यानी डिजीज कंडीशन में कोई भी पर्सन है उसके लिए जो भी फैसिलिटीज नीड होती है, या कैसा ट्रीटमेंट जरूरत होता है, या कैसी भी उसको जो भी फैसिलिटीज की जरूरत होती है वो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम देता है। लेकिन वो क्या करता है, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फीस लेता है। फी जमा कराने के बाद ही आपको वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। इन द प्राइवेट सिस्टम न्यू एंड इम्प्रूव क्वालिटी इक्विपमेंट एंड हाइजीनिक सिस्टम प्रोवाइडेड टू द पेशेंट एंड आल्सो प्रोवाइडेड द प्रॉपर एंड काउंसल मेडिकेशन बाय द फार्मासिस्ट आर नर्सेज। अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर में, तो इम्प्रूव्ड क्वालिटी यानी कि अच्छे अच्छे टाइप के जो भी नए नए इक्विपमेंट होते हैं वो सारे इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। हाइजीनिक सिस्टम का यूज किया जाता है, यानी प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन रहेगी तो हॉस्पिटल्स में
डिजीज होने के कम चांस रहेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, आल्सो प्रोवाइड द प्रॉपर एंड काउंसिल मेडिकेशन, यानी प्रॉपर और काउंसिल मेडिकेशन, जो भी प्रिस्क्राइब ड्रग होगी उसको आपको प्रॉपरली, टाइमली और प्रॉपर डोजिंग के हिसाब से दी जाती है। ठीक है, वो होता है प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में ऐसा किया जाता है बाय द फार्मासिस्ट और नर्सेज। उसमें फार्मासिस्ट लगे होते हैं और नर्सेज लगे होते हैं जो कि आपको पूरी आपकी पूरी रख रखाव या देख रेख की जाती है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल ऑफ द प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम, नर्सिंग होम्स, प्राइवेट क्लिनिक्स, एनजीओ क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स। तो नर्सिंग होम और प्राइवेट क्लिनिक ये तो होता है फीस पेमेंट करवाता है। एनजीओज क्लिनिक और हॉस्पिटल्स होते हैं जो ट्रस्ट के थ्रू चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंपेरेटिवली फीस क्या होती है, कम होती है। इनकी फीस क्या होती है, प्राइवेट कंपेरेटिवली कम होती है। ये होता है प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम। अभी तो इसमें हमने क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमने ऐड कर रखा है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने नोट्स की आपको जरूरत है वो नोट्स हमने सफिशिएंट अपनी वेबसाइट notescard.com पे अपलोड कर दिए। आप वहां से जाके डायरेक्ट नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए और वीडियोस की सहायता से देखिए, आपको पूरा चीज़ें समझ में आ जाएगी और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए सभी टीचर कोशिश करता है आप लोगों को पूरी कंप्लीटली सही तरीके से, अच्छी तरीके से पढ़ाने की। हाँ, बस समझने की बात होती है, किसी टीचर की बातें जल्दी समझ में आ जाती है, किसी की लेट समझ में आती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने इतना बता दिया आपको, ये सफिशियंट है, नोट्स के हिसाब से सफिशियंट है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना है तो आप हमारे वेबसाइट notescard.com पे जाके वहाँ से डायरेक्ट पीडीएफ को डाउनलोड करके आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं, बहुत सारी बुक है उसको भी प्रेफर करके आप आगे पढ़ सकते हैं। तो बस ये आप लोगों को यही ध्यान रखना होगा टाइम का, क्योंकि जो भी नया एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अकॉर्डिंग जो रूल आया है उसमें टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ही महत्व है। उसमें टाइमिंग दे रखा है, उसी अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट करने हैं सिलेबस। अब आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, आप लोगों को उसकी मतलब ज़रूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ऐसे फिजिकल आपको लाइफ में ज़रूरत है वो अलग बात है, लेकिन अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड अगर कुछ दूसरी चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, इसी हिसाब से आप ध्यान रखिए और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया अगर बात किया जाए तो 43,486 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं टोटल, 1.18 मिलियंस बेड्स हैं, 59,264 आईसीयूज हैं एंड 29,631 वेंटिलेटर्स हैं। ये हो गया अभी तक का इंडिया का कलेक्शन प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम में। ठीक है, तो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम में आप लोगों को भी बताया फैसिलिटीज वगैरह मिल जाती हैं, प्रॉपर वो किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। अब पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बहुत लोगों के माइंड में होता है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम तो अच्छा नहीं होता है, लेकिन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही बढ़िया होता है। हमारा एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत अच्छा है, बस फैसिलिटी प्रोवाइड करें। बहुत सारी जगहों पे है जहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा पाई जा रही है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो थोड़े दूसरे टाइप के हैं। लेकिन कहीं कहीं पे जहाँ पे पब्लिकली हेल्थ केयर सिस्टम अगर एक्टिवली है और अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, कभी आप वहाँ पे विजिट करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम भी होता है, प्राइवेट के कहीं अच्छा उसमें रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का। तो आगे देखिएगा, इन पब्लिक सेक्टर अगर इसमें पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम मेनी एडवांसमेंट इक्विपमेंट एंड द हाइजीनिक मटेरियल एंड प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द चेकअप एंड डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में भी अच्छे अच्छे इक्विपमेंट, हाइजीनिक मटेरियल और गवर्नमेंट के इसके लिए चेकअप और डायग्नोसिस के लिए जो भी प्रॉपर तरीका है, जो भी प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए, वो सारी चीज़ें क्या होती है, उपलब्ध होती है, वहाँ पे भी उपलब्ध होती है। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है, कहीं कहीं क्या होता है वो लोग यूज़ नहीं करते हैं, जो अधिकारी होते हैं वो यूज़ नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं उसमें हमारी भी गलती है, हमें भी कहना चाहिए उनको यूज़ करने के लिए। तो कभी कभी हम भी नहीं कहते हैं, फोर्स नहीं करते हैं। तो ये तो खैर ये सारी चीज़ें अलग चीज़ें हैं, लेकिन हाँ आप लोग को बता दूं कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, क्योंकि जब ट्रेनिंग के दौरान हमने देखा है बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हेल्थ प्रोवाइड कराई जाती है। अब उसका यूज करना ना करना ये तो अब वहाँ के कर्मचारियों के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इन पब्लिक सेक्टर आल्सो अपॉइंटेड वेल एजुकेटेड एंड ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर, नर्सेज एंड फार्मासिस्ट। पब्लिक जो हेल्थ सर्विसेज होती है उसमें वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स होते हैं। आप लोग सबको लोग पता होगा कि उसमें वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज और फार्मासिस्ट को ये अलाउ किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इन पब्लिक सिस्टम मेडिकेशन एंड चेकअप फैसिलिटीज प्रोवाइडेड विदाउट एनी फी और पेमेंट। तो जो भी हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम होता है उसमें सारी चीज़ें क्या होती है, जो फैसिलिटी होती है सभी फैसिलिटी फी फ्री में होती है, उसका कोई पेमेंट नहीं लगता है। कई कई जगहों पे, कई कई हॉस्पिटल पे तो लोग ले ले रहे हैं, लेकिन ये गलत चीज़ें हैं। आप जागरूक बनिए और
जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज दे रही है उसको क्या कीजिए, आप लोग उसका यूटिलाइजेशन कीजिए। अगर विदाउट एनी फी का कॉस्ट दिया गया है तो आप वहाँ विदाउट एनी यानी कि आप फी मत दीजिए, ठीक है। ओपीडी एंड आईपीडी सिस्टम आर ऑलवेज ओपन टाइमली टू टाइमली एंड इमरजेंसी वार्ड आर ऑलवेज ओपन फॉर क्योरिंग आ पेशेंट। यानी कि ओपीडी और आईपीडी जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, टाइमली टाइमली ओपन होता रहता है वहाँ पे, और जो इमरजेंसी वार्ड होते हैं वो ऑलवेज वहाँ पे क्या होते हैं, खुले हुए होते हैं, ठीक है। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। ये हो गया पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। नेक्स्ट अगर बात करें, Government also provided the regular vaccination and separate the different department according to the patient needs like the cardiology department, ophthalmology department, oncology department, tuberculosis department, gynecology department। तो गवर्नमेंट क्या है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्टिव होती है। अब एक्टिव है तो प्रॉपर वैक्सीनेशन, यानी कहाँ पे कितनी वैक्सीन लगनी है, कितने एज के बच्चों को वैक्सीन लगती है, ये सारी चीज़ों का लेखा जोखा रखती है। इसके अलावा अलग अलग जगहों पे बड़े बड़े जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें क्या किया गया है, इन डिपार्टमेंट को अलग अलग रखा गया है। जैसे कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट यानी हार्ट से रिलेटेड जो भी बीमारियां उसके लिए अलग डिपार्टमेंट, ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए अलग, ऑन्कोलॉजी के लिए अलग, ट्यूबरकुलोसिस के लिए अगर अलग, और गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट क्या होता है, अलग अलग। तो सारे डिपार्टमेंट क्या किया गया है, अलग अलग रखे गए हैं। अगर हम इन इंडिया में बात करें तो 25,778 पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, 7,13,986 बेड्स होते हैं, और 35,700 आईसीयूज एंड 850 वेंटिलेटर्स हैं। तो ये हो गया हमारे पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के अंतर्गत। और अगर हम ओवरऑल इंडिया में देखें तो 65% जो है वो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम है और उसके अलावा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है। तो ये किसके कारण है, यानी कि पब्लिकली अगर हमारे लिए वो बना है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, अगर पब्लिक के लिए बना है तो पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। पब्लिक को जागरूक होकर अपना हक मांगिए उनसे, ठीक है। तभी जाके वो रेशियो बढ़ेगा कि हमारा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम ज़्यादा होगा और सभी लोगों को उसका लाभ मिल पाएगा, जिससे हेल्थ की जो वैल्यू है या हेल्थ का जो प्रमोट हेल्थ के लिए जो स्टेटस है वो हमारा तब जाके बढ़ेगा, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेशनल हेल्थ मिशंस, नेशनल हेल्थ मिशंस भी होते हैं जो कि हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए चलाए जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन का मेन मोटो क्या होता है, किसी भी व्यक्ति या किसी भी पर्सन का हेल्थ मेंटेन करना या उसके हेल्थ की स्टेटस को बढ़ाना, यही उसकी पॉलिसीज का क्या होता है, मेन एम होता है। नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2013 submerging the national rural health mission and national urban health missions. It was further extended in March 2018 to continue till March 2020। तो सबसे पहले नेशनल हेल्थ मिशन जो है एनएचएम लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट बाई यानी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 2013 में। उसके बाद नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन को दोनों को एक साथ करके उसको फिर मार्च में 2018 में लॉन्च किया गया और उसके बाद उसको कंटिन्यू किया गया था मार्च 2020 में, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें, ड्यू टू द पुअर नॉलेज एंड सोर्स सम पीपुल्स आर नॉट एबल टू टेक द गवर्नमेंट फैसिलिटीज फॉर रिलीजिंग दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोग्राम्स एनएचएम, वन ऑफ देम टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द नीडी पर्सन। यानी कि एनएचएम क्या होता है, अब एनएचएम के अंतर्गत मिशन क्यों बनाया गया है, मिशन इसलिए बनाया गया है क्योंकि सभी लोग तो वेल एजुकेटेड नहीं होते हैं और सभी लोग गवर्नमेंटल फैसिलिटीज़ का यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो नेशनल हेल्थ मिशन क्या करती है, जो लोग एजुकेटेड नहीं है और जो लोग फैसिलिटीज़ का यूज़ नहीं कर पाते हैं उनके पास फैसिलिटी पहुंचाना, ये सब काम किसके अंतर्गत होता है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत होता है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग जैसे मान लीजिए सीएचसी यानी कि सेंट्रल होती है और पीएचसी जो होता है प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम होता है। तो सीएचसी के अंतर्गत बहुत सारे लोग सीएचसी पे नहीं पहुंच पाते हैं तो उनके लिए पीएचसी बनाया गया है, पीसीए के अंतर्गत भी बनाए जाते हैं, बहुत सारे डिवीजन किए जाते हैं, तो वहाँ पे आप जाके इजिली अपना इलाज करा सकते हैं। तो ये होता है नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत। और नई नई जो भी फैसिलिटीज आती है, नई नई जो भी पॉलिसीज आती है गवर्नमेंट की, वो भी अपडेट कर दी जाती है, आप वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें एम ऑफ द एनएचएम, तो इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन ऑफ द पीपुल। तो सबसे पहले पीपुल की जो हेल्थ कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना सबसे पहला काम क्या होता है एनएचएम का, ठीक। अवेयरनेस अबाउट द एडोलेसेंस एंड बैड हैबिट, यानी कोई भी बैड हैबिट या आदती जो भी रहता है, यानी कि ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और उसके अलावा अदर बैड हैबिट को रोकने के लिए भी इसका क्या किया जाता है, अवेयर किया जाता है। एनएचएम में क्या किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। अभी आप लोगों को बताया ना टोबैको के लिए, टोबैको के लिए 2020 तक 15% लोग जागरूक थे, अभी उसको 30% तक जागरूक करना है 2025 तक।
तो ये सारी चीजें किस में आती है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत किया जाता है। प्रिवेंशन अगेंस्ट डिजीज, डिजीज के अगेंस्ट क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेना है, क्या आपको क्या चीजें उसमें करनी है, वो सारी चीजें किसमें, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत क्या होता है बताया जाता है लोगों को, आप लोगों को बताया जाता है। जैसे कोविड के अंतर्गत ही आप लोगों को हाथ धोने के स्टेप्स के बारे में बताया गया था, आप लोगों के लिए मतलब कि बॉयल वाटर यूज करने के लिए, काढ़ा यूज करने के लिए, ये सारी चीजें क्या नेशनल हेल्थ मिशन के अकॉर्डिंग ही बताई जाती है सारी चीजें। नेक्स्ट आता है इंप्रूव द हाइजीनिक कंडीशन, आपकी हाइजीनिक कंडीशन को कैसे इंप्रूव किया जाए, जैसे सैनिटाइजर का यूज, सैनिटाइजर यूज, ये सारी चीजें बताई जाती है एनएचएम के अंतर्गत। अवेयर अबाउट द नेचुरल सोर्सेज, और नेचुरल सोर्सेज का यूज करने के लिए आपको क्या किया जाता है, जागरूक किया जाता है। ठीक है, ये भी एम होता है एनएचएम का। नेक्स्ट मेंटेनेंस ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, और मेन एम होता है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए भी। एनएचएम जो नेशनल हेल्थ मिशन चलाया जाता है वो पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए चलाया जाता है। ठीक है, बहुत सारी योजनाएं लागू की जाती है जिससे क्या होता है पॉपुलेशन ग्रोथ को रोका जाए। जैसे आया था हम दो हमारे दो, ये भी एक था, एक स्लोगन था जो कि बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव रहा है। ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ही सारी चीज़ें आती हैं। प्रोवाइड द ऑल फैसिलिटीज टू रिक्वायर्ड पर्सन, और आर फैसिलिटीज को पहुंचाना, यानी कि जो भी रिक्वायर्ड पर्सन है उसके पास सभी फैसिलिटीज को पहुंचाना, यानी नेशनल यानी हेल्थ से रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज है उसको वहां तक पहुंचाने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन का यूज किया जाता है। नेशनल हेल्थ मिशन में इसके बारे में बताया जाता है। NHM facilities are reached to the people by the advertisement, poster, radio, social media and by the newspaper। जो NHM की फैसिलिटी है, नेशनल हेल्थ मिशन की फैसिलिटीज है, उसको कैसे पहुंचाया जाता है लोगों के पास, तो या तो एडवर्टाइजमेंट कर दिया जाता है, या पोस्टर्स के थ्रू, या रेडियो चैनल्स के थ्रू, या सोशल मीडिया के थ्रू, या न्यूज़पेपर्स के थ्रू लोगों के पास पहुंचता है। अब मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए सीएचसी पे सभी पर्सन नहीं जा सकते हैं, अब पीएचसी पे उन तो जा सकते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर पे तो जा सकते हैं। अब उसका एडवर्टाइजमेंट कर दिया जाता है पेपर में या रेडियो में, या अनाउंस कर दिया जाता है बाई सोशल मीडिया या रेडियो के थ्रू। तो उसको क्या होता है, उससे आदमी को पता चल जाता है और वो जाके अपना पीएचसी पे इलाज करा लेता है। इसी पर वैक्सीनेशन के लिए भी किया जा सकता है। वैक्सीनेशन मान लीजिए सभी लोग सीएचसी पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो पीएचसी पे आप गए, वहां पे अनाउंस कर दिया गया पूरे, जैसे कि क्या होता है पीएचसी के अंतर्गत कई गांव ज्वाइंट होते हैं, और उस गांव में क्या कीजिए अनाउंस करा दीजिए, तो अब वहां पे पता चल जाएगा सबको कि हाँ यहाँ पीएचसी पे वैक्सीन लग रही है, वहां पे सभी लोग लगवा लेंगे। तो ये चीजें होती है नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करें, एनएचएम आर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, एनएचएम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एनआरएचएम और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन एनयूएचएम। एनआरएचएम वाज लॉन्च्ड इन 12 अप्रैल 2005, यानी कि रूरल हेल्थ मिशन को 12 अप्रैल 2005 में लॉन्च किया था। एड्रेस द हेल्थ नीड टू द अनडिजर्व रूरल पॉपुलेशन स्पेशली वुमेन चिल्ड्रेन वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड टू प्रोवाइड द अफोर्डेबल एसेसिबल एंड द क्वालिटी हेल्थ केयर। अभी आप लोगों को बताया ना, जो रूरल एरिया है वहां पे सभी लोग सीएचसी यानी कि कम्युनिटी पे नहीं जा पाएंगे या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं जा पाएंगे, इसलिए वहां पे पीएचसी बनाया जाता है। ठीक है, वहां पे पीएचसी बनाया जाता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाया जाएगा कि इजीली वहां पे उनके लिए जो भी अवेलेबल कराना है वो चीजें उनको मिल जाए। ठीक है, ये सारी चीजें का वो रखा जाता है किसके अंतर्गत, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में। रूरल जो रूरल एरिया के लोग होते हैं उनके हेल्थ पॉलिसीज के लिए ये इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट अगर बात करें नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन NUHM, द NUHM वाज लॉन्च्ड इन द मई 2013, तो मई में 2013 में लॉन्च हुआ था NUHM एंड वाज द सब्सिट्यूट द NRHM एज अ सबमिशन ऑफ द ओवर चेंजिंग द नेशनल हेल्थ मिशन। और कई कई जगह पे जो होता है नेशनल अर्बन यानी कि अर्बन एरिया में भी नहीं हो पाता है, यानी कि हेल्थ फैसिलिटी लोग नहीं यूज कर पाते हैं, तो वहां पे भी कभी कभी नेशनल हेल्थ मिशन चलाना बहुत ज़्यादा ही जरूरी होता है। ठीक है, ये होता है मेन एम एनएचएम का, लोगों की हेल्थ को फैसिलिटीज को पहुंचाना, वहां तक पहुंचाना, जिसके पास नहीं पहुंच पा रहा है मेन एम होता है उनको तक पहुंचाना ही एनएचएम का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। The Millennium Development Goals MDGs are 8 goals to be achieved by 2015 that respond to the world's main development challenge. The 8 MDGs break down into the 18 quantifiable targets that are measured by 48 indicators. तो इसका बेसिकली गोल क्या था, डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट में जो चेंजेस है उसको क्या करना, यही इसका मेन गेम था। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का यही एम था, वो सबसे पहले लागू हुआ था कब, 2015 में।
जिसमें 8 गोल्स बनाए गए थे। अभी हम 8 गोल्स आपको बताएंगे, 8 गोल्स क्या हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। 8 गोल्स और 18 क्वांटिफेबल टारगेट्स थे और उसमें 48 इंडिकेटर्स दिए गए थे। ये कुछ पॉइंट थे, आप लोग याद रखिए। अभी हम 8 गोल्स के बारे में आप बात करते हैं इसके बारे में। ऑल 191 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट, तो इसके अंतर्गत जो भी ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो भी MDG ये डेवलपमेंट हुआ, उसमें 191 यूनाइटेड नेशन थे। ठीक है, इसके अलावा 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी और जो हेल्प करने थे गोल 2015, उसका डेवलपमेंट कब हुआ था, 2015 में हुआ था। अभी बात करते हैं हम MDG का गोल क्या था। 8 गोल थे, अब उसको पढ़ते हैं एक एक करके। टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पोवर्टी एंड हंगर, यानी इरेडिकेट करना यानी कि पोवर्टी यानी गरीबी को और हंगर को खत्म करने का सबसे पहला इसका एम था। ये आप लोग याद रखिएगा। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का 8 पॉइंट्स है, क्योंकि मेंशन किया गया 8, तो आप लोग को याद करना ये बहुत ज़्यादा ही जरूरी है, क्योंकि कहीं भी ये ऑप्शन में पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको ये डिसाइड करना होगा कि ये कौन सा गलत है या कौन सा सही है, तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो टू एरिडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। नेक्स्ट, टू अचीव द यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, यानी किसी भी हेल्थ के बारे में, किसी भी डिजीज के बारे में प्राइमरी हमें क्या करना है, ये सारी चीजें जानकारी को पहुंचाना ही गोल था इसका, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का। नेक्स्ट था टू प्रमोट द जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन्स, यानी कि जेंडर इक्वलिटी, यानी कि मैन और वोमेन में कोई डिफरेंस ना हो, ये सारी इक्वलिटी को बताना, और एम्पावर वोमेन और बढ़ावा देना वोमेन्स को, ये सारी चीजें किसमें, MDG में थी। ठीक। नेक्स्ट टू रिड्यूस द चाइल्ड मोर्टिलिटी, यानी चाइल्ड जो मोर्टिलिटी है, चाइल्ड की जो मृत्यु दर है, उसको रोकने का भी एक क्या था इसका गोल था। नेक्स्ट टू इम्प्रूव द मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ क्या होती है, जब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मैटरनल हेल्थ बहुत ज़्यादा ही क्या होता है, डेंजरस होता है, उसको भी बचाने के लिए और उसके अलावा डिजीज कंडीशन से भी बचाने के लिए इसका गोल था कि सबको इम्प्रूव किया जाए, उनके हेल्थ को क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। नेक्स्ट गोल था टू कम्बाइंड HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज, यानी कि लोगों के पास जागरूक करना या लोगों को बताना HIV मलेरिया और अदर डिजीज के बारे में जागरूक करना, उनको बताना कि उनके क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और क्या क्या चीज़ें करनी है, इन सारी चीज़ों का गोल था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में। टू इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। टू डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, और ग्लोबल के लिए भी ग्लोबल डेवलपमेंट करना भी बहुत जरूरी है। ये सारी क्या थी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDGs के 8 पॉइंट्स थे। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का क्या होता है, SDGs, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs also known as the global goal were adopted by the United Nations in 2015, तो ये भी 2015 में लॉन्च हुआ था एज यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन टू एंड पॉवर्टी, यानी कि ये पूरी तरह से गरीबी को खत्म करने के लिए चलाया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का क्या था, पूरी तरह से गरीबी को खत्म करने के लिए चलाया गया था। प्रोटेक्ट द प्लेनेट एंड इंश्योर दैट द बाय 2020 ऑल पीपुल्स आर पीस एंड प्रोस्पेरिटी, और इसका टारगेट ये था कि 2030 तक जो भी पीपुल हैं वो शांतिपूर्वक और हेल्पफुली, यानी कि पूरी तरह से इंजॉय करें। ये सारी चीजें थी इसके बाद इस गोल के अंतर्गत। द 17 SDGs आर इंटीग्रेटेड, दे रिकॉग्नाइज दैट एक्शन इन वन एरिया विल अफेक्ट द आउटकम्स इन अदर एंड दैट डेवलपमेंट मस्ट बैलेंस द सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और इसका ये भी एम था कि सोशल इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है वो कैसे मेंटेन की जा सकती है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में भी इसमें बताया गया था। तो इसमें टोटल 17 SDG थे, इसके गोल कितने थे, 17 थे। अब इसके 17 गोल्स के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से 17 गोल थे, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला था नो पॉवर्टी, यानी कि नो पॉवर्टी यानी गरीबी ना हो। जीरो हंगर, कोई भूखा ना हो। गुड हंगर एंड वेल बीइंग, सॉरी गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, सबकी हेल्थ कंडीशन जो हो वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव कर दिया, जैसे कि न्यू एजुकेशन रेगुलेशन 2020 आया है, उसी इस प्रकार से एजुकेशन रेगुलेशन को चेंज कर दिया जाए। जेंडर इक्वलिटी, जेंडर की समानता रखी जाए, यानी कि मेल और फीमेल में कोई भी भिन्नता न की जाए। क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, क्लीन वाटर का यूज किया जाता है और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन किया जाए। नेक्स्ट अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जो कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का यूज किया जाता है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ,
इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी ध्यान देना होगा। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और इनोवेशन का इन्वेंशन होना और उससे रोजगार मिलना, ये सारी चीजें किसके गोल थी, इसके। ये 9 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट 10th अगर देखें, रिड्यूसिंग इन इक्वेलिटी, यानी इनइक्वेलिटी माने कि जहां जहां पे यानी कि असमानता है उसको क्या करना, दूर करना। नेक्स्ट सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, और सिटीज और कम्युनिटीज को एक साथ जोड़ने का काम, सस्टेनेबल उसको मेंटेन करने का काम भी इसी के अंतर्गत था। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन ऑफ द प्रोडक्शन, यानी जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो कितने प्रकार का है, कैसा अमाउंट है, हेल्दी है या नहीं हेल्दी है, उन सबका गोल था सबके पास हेल्दी प्रोडक्शन पहुंचे, वो इसमें था। क्लाइमेटिक एक्शन, क्लाइमेटिक एक्शन को डिस्कस करना, उसके बारे में जानना, ये भी एसडीजीज के अंदर आता है। लाइफ बिलो वाटर, ठीक है, पानी के बिना क्या है, लाइफ है नहीं, तो लाइफ का यानी वाटर का महत्व समझाना। लाइफ ऑन लैंड, यानी कि लाइफ लैंड पे यानी कि जमीन पे जो लाइफ है उसको बताना। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ठीक है, यानी कि ये सारी चीजें, और पार्टनरशिप ऑफ द गोल, और इस गोल का पार्टनरशिप ही कौन कौन से है, ये सारी चीजें बताना। पीस का मतलब और जस्टिस का मतलब न्याय, स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये सारी चीजें उसमें बताया गया था। ये 70 SDGs गोल थे, ये पूरे गोल थे इनके, ठीक है। और सबका यही होता है कि हेल्थ को मेंटेन करने का काम होता है, हेल्थ को प्रमोट करने का काम होता है। इसमें मेनली क्या होता है, हेल्थ के बारे में ही जानकारी प्राप्त करनी है। नेक्स्ट अगर बात करें FIP डेवलपमेंट गोल, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, सबसे पहले इसको बता, ये मेनली फार्मासिस्ट जो है और फार्मेसी फील्ड के लिए है, उसके एजुकेशन को बढ़ाने के लिए और उसके एरिया को ब्रॉड करने के लिए ये क्या है, FIP चलाया गया था। अब आइए इसके बारे में जानते हैं। द FIP फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च वाज सेट अप इन 1993 विथ अ प्रोग्राम ऑफ द ग्रांट्स एंड अवार्ड, ठीक है। 1993 में इसको सेटअप किया गया था। इन एडिशन टू द अवार्ड द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्सीलेंस, द FIP फाउंडेशन आल्सो मेक अवेलेबल FIP डेवलपमेंट ग्रांट्स टू यंग फार्मासिस्ट इन ट्रेनिंग और रिसर्च। और ये मेनली क्या था, इसमें यंग फार्मासिस्ट को डेवलप किया जाए, उनसे अच्छी प्रकार से रिसर्च कराई जाए और उनका डेवलपमेंट किया जाए, FIP इंटरनेशनल ट्रेवल स्कॉलरशिप इन द 1997 में क्या हुआ, यंग पोस्टर प्रेजेंट अवार्ड विच आर द गिवन द नंबर ऑफ पीपल हु हैव सस्टेन्ड अवस्टेक्ट FIP कांग्रेस विद द पिन स्क्रीन एंड अप्रूव्ड द आइदर साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल सेक्रेटरी, ठीक। नेक्स्ट अगर पढ़ें, इंक्रीज द कैपेसिटी टू प्रोवाइड अ कॉम्पिटेंट फार्मास्यूटिकल workforce by developing initial education training programs that are fit for purpose according to the nation health resources need, clinical practice, pharmaceutical science area and stakeholder across all cadres, ठीक। तो इसमें क्या था, बेसिकली इसमें फार्मेसी से रिलेटेड जो भी एजुकेशन, फार्मेसी का एरिया कितना ब्रॉड बनाना था, मतलब एरिया उसको क्या करना, बढ़ाना था। और उसमें क्या था कि ट्रेनिंग के लिए कैसे कैसे प्रोग्रामिंग करनी है, यानी कि कोई भी फार्मासिस्ट को कैसे ट्रेनिंग करानी है, उसके कोई कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बढ़ाने हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत बढ़ाई गई थी, बताई गई थी, ठीक है। फार्मासिस्ट का कैसे क्या क्या काम होता है, क्या क्या रोल होता है, ये FIP के अंतर्गत भी डिस्कस किया गया है। द फाउंडेशन ऑब्जेक्टिव आर द प्रमोट द एजुकेशन एंड द pharmacist, pharmaceutical scientist with general field of design, manufacture, distribution and use of medicine of the human and animal। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि एजुकेशनल लेवल को बढ़ाया, फार्मासिस्ट यानी फार्मेसी एजुकेशनल लेवल को बढ़ाया जाए और फार्मासिस्ट का निर्माण किया जाए, जिसके कि फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट बने और वो क्या करें, किसी भी ड्रग को डिजाइन करें, ड्रग के मैन्युफैक्चर में पार्ट करें और ड्रग के हेल्थ केयर में भी पार्टिसिपेट करें, ठीक है। ये सारी चीज डेवलपमेंट करने का काम था FIP का मेनली काम था। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन होता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको और भी बोलते हैं फेडरेशन इंटरनेशनली फार्मास्यूटिकल, ठीक है। FIP जो होता है ये क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो क्या करता है ऑफिशियली, क्या WHO के साथ ये जुड़ा था, कितने कब 1948 में क्या हुआ था, ये जुड़ गया था WHO के साथ और दोनों एक साथ काम करते हैं। और इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो कहाँ पे है, द हॉग, नीदरलैंड्स में है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये सपोर्ट करते हैं, जो WHO और FIP दोनों मिलकर सपोर्ट करते हैं फार्मेसी प्रोफेशंस को बढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीजें होती हैं FIP के अंतर्गत, ठीक है। अभी आप सभी लोग, आज का लेक्चर खत्म हुआ, आज का लेक्चर काफी लंबा लेक्चर है, ठीक है।
सभी लोगों को, आई होप सभी लोगों को समझ में आएगा। जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो आप हमें क्या करते हैं, डायरेक्ट हमारे जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डायरेक्ट आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और यूट्यूब पे भी जो कमेंट बॉक्स है वो ऑलरेडी खुला हुआ है, आप वहाँ पे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो चीज़ें आपको फिर से क्लियरिफाई करा दिया जाएगा। बाकी हमने पूरी कोशिश की है कि इस लेक्चर में आपका जो कंप्लीट जो चैप्टर नंबर 1 है उसको कवर कर लिया जाएगा, और आई होप मैंने पूरी कवर कर लिया है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स जो हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो क्या है, notescard.com पे जो हमारा वेबसाइट है notescard.com पे, उस पर आप जाके पीडीएफ को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अदर चैप्टर जो है फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का भी आगे लेक्चर आएगा, और और डिफॉर्म सेकेंड ईयर का भी आगे लेक्चर आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। तो अभी आप जाइए हमारे वेबसाइट notescard.com पे, वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा। अगर आप वहां से लिंक से भी डायरेक्ट जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे और वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट के हम क्या करेंगे, लेक्चर्स को प्रोवाइड करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।